जब आप किसी मॉल में जाते हैं, मेड इन बांग्लादेश ये लिखा पाते हैं शर्ट, टी शर्ट और डेनिम पर। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर है। ये देश जो सिर्फ 50 साल पहले आज़ाद हुआ है, जिसमें कम्युनल डिवाइड है, फैमिन है, वॉर है, इतना सब कुछ कैसे अचीव कर पाया? लेट्स फाइंड आउट। Now, Bangladesh's garment industry is trying to recover. 1947 में ब्रिटिश किंगडम ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को आज़ाद किया, पर दो अलग अलग देशों में बांट दिया, जो कि वे हमेशा करते हैं। पर रेडक्लिफ को इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ मजाक करते हैं कि उसने सिर्फ एक पेपर पे लाइन ड्रॉ कर दी। पाकिस्तान दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिनके बीच का डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज़्यादा था। ईस्ट पाकिस्तान में हिंदूज और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम के जेनोसाइड की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और एक अलग देश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश। पर इस कंट्री की लीडरशिप के सामने मेन क्वेश्चन था कि एक कंट्री क्या सरवाइव कर पाएगी। 1971 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 6% से कम थी। पर कैपिटा इनकम सिर्फ $134 थी। 80% से ज़्यादा कंट्री पॉवर्टी लाइन के बिलो थी। पूरे देश में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ज़्यादातर कंट्री बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रही थी। बांग्लादेश ने 29 मिलिट्री कू देखे इस 50 साल में, जिनमें से कि कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं। इस सब के बावजूद बांग्लादेश एक राइजिंग इकोनॉमी है, जिसकी 2022 में पर कैपिटा इनकम $2500 से ज़्यादा है। ये सब कुछ बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से हो पाया है। 2022 में बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर बना आफ्टर चाइना। बट हाउ डिड दे डू इट? इंडिपेंडेंस के बाद 1972 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑर्डर बनाया, जिससे सारी प्राइवेटली ओन्ड टेक्सटाइल फैक्ट्री नेशनलाइज कर दी गई और एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बनाई गई, जिसका नाम था बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल कॉरपोरेशन और BTMC। मेन प्लान था कि प्री 1971 के आउटपुट को बीट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, पर यह सब कुछ फेल हो गया और इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लॉस करे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के बाद 1974 में बांग्लादेश में एक बहुत बुरा फैमिन आया, जिसकी वजह से 10 लाख लोगों की मौत हो गई। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट करनी पड़ी। पर 1982 में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से बहुत सी जूट और टेक्सटाइल मिल को दोबारा उनके ओनर्स को दे दिया गया। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक सक्सेस साबित हुई। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री 55% बढ़ी 2002 और 2012 के बीच में। ये 77% पार्ट है बांग्लादेश के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का 2022 में। 2012 तक गारमेंट एक्सपोर्ट कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट इनकम का 80% थे। बांग्लादेश के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए इस सेक्टर पर बहुत निर्भर हैं। 2009 में एक US एक्ट बांग्लादेश के लिए आशीर्वाद साबित हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए टैरिफ रिलीफ असिस्टेंस एक्ट बनाया और बांग्लादेश को 14 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक मानकर ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दी। पर प्रेसिडेंट ओबामा ने राना प्लाजा कोलैप्स के बाद इसे सस्पेंड कर दिया। बांग्लादेश की अपैरल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इतनी एफिशिएंट है और दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को इतने आसानी से बीट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ की वर्किंग कंडीशंस बहुत बेकार हैं। लोगों को फोर्स करा जाता है लो वेजेस पे काम करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा टाइम ओवर टाइम करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा पे के। ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि बांग्लादेश के लेबर लॉज बहुत बेकार हैं। पूरी दुनिया में बांग्लादेश ही वो देश है जिसमें फैक्ट्रीज में आग लगने की वजह से लोगों की मौत होती है। 1990 और 2012 के बीच बांग्लादेश की फैक्ट्री में बहुत सी आगे लगी, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं फीनिक्स एंड गारमेंट्स, गैरिब एंड गैरिब। 24 अप्रैल 2013 में 1000 टेक्सटाइल वर्कर से ज़्यादा की मौत हो गई, जो कि वेस्टर्न ब्रांड्स के लिए कपड़े बना रहे थे, फैक्ट्री में आग लगने से। बिल्डिंग ओनर सोहेल राणा ने बाद में बताया कि उसने 6 मंजिल बना ली थी, पर उसे अप्रूव थी 4 मंजिल, और बिल्डिंग इलीगली एक पॉन्ड के ऊपर सैंड भरकर बनाई गई थी और बहुत ही चीप क्वालिटी की ब्रिक और सीमेंट भी यूज़ किए गए थे। सरप्राइजिंगली 24 घंटे के अंदर अंदर सारी एडजेसेंट फैक्ट्रीज वापस काम करने लगी थी। पिछले कुछ सालों में एटलीस्ट 25 ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बांग्लादेश पर इस चीज़ को लेकर बहुत प्रेशर भी बनाया है और बांग्लादेश को इन सब की बात माननी भी पड़ी है,
क्योंकि यूएसए और यूरोप बांग्लादेश मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। बहुत से एनजीओ जो लेबर लॉस के लिए काम करते हैं वो बांग्लादेश की तरफ एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में काम करने वाले में से 80% महिलाएं हैं, जो कि एक मुस्लिम देश के लिए बहुत अजीब बात है। आरएमजी एक्सपोर्टर कोविड-19 के बाद सेवरली हिट हुए थे, पर ऐसा लग रहा है कि ये बाउंस बैक कर रहे हैं और अपनी तकनीकों को और ज़्यादा इनोवेट भी कर रहे हैं। कोविड-19 की तरह हमारी लाइफ्स में एक और स्पीड बम्प है, यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कनाडा यूरोप की इस समस्या का समाधान कर सकता है, सो चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन।